यूलान कॉन्टिनेंट एक ऐसी दुनिया जहाँ साम्राज्य उठते भी है और गिरते भी। यहाँ सेंट जैसे पावरफुल लोग स्पेल्स और तलवारों से लड़ते हैं और उनकी बैटल से पूरी जमीन हिल जाती। पहाड़ों पर राज है मैजिकल बीस्ट का, जहाँ सिर्फ वही लोग जाते जो या तो बहुत हिम्मत वाले हैं या फिर बिल्कुल बेवकूफ। इस दुनिया में ताकतवर लोग राजा की तरह जीते हैं और कमजोर हर दिन बस जिंदा रहने के लिए लड़ते हैं। और इसी दुनिया के एक छोटे से टाउन में जन्म हुआ लिनले बरूच का। वो बरूच क्लैन का हिस्सा है, एक ऐसा क्लैन जो कभी ड्रैगन ब्लड वॉरियर के नाम से पूरी दुनिया को हिला देता था, लेकिन आज उनका नाम तक लोग भूल चुके हैं। उनकी शान, उनकी पावर, सब कुछ खत्म हो गया। अब जिम्मेदारी है लिनले पर अपने क्लैन की खोई हुई इज्जत वापस लाने की। इस सफर में उसे मिलेंगे पावरफुल दोस्त और उतने ही खतरनाक दुश्मन। हर कदम पर होगी स्ट्रगल, हर मोड़ पर होगा एक नया चैलेंज। तो दोस्तों तैयार हो जाओ एक नए लेजेंड को जन्म लेते देखने के लिए। ये है कहानी लिनले बरूच की। तो कहानी की शुरुआत में हमें यूलान कॉन्टिनेंट दिखाया गया, जो कि 2 रीजन्स में बट चुका है। ईस्ट में है 4 ग्रेट एम्पायर्स और वेस्ट में है 2 मेजर अलायंसेस। और इन 4 एम्पायर्स और 2 अलायंसेस के दरमियान का कॉन्फ्लिक्ट कभी सुलझ नहीं पाया। ये दुनिया है मेजेस और वॉरियर्स की, जो कि जंग को एक नया फॉर्म देते आ रहे। इन्हीं के बलबूते हर जंग का फैसला होता है। यहाँ पर राइज एंड फॉल होना आम बात है। जो स्ट्रॉन्ग होगा वही सुप्रीम बनकर रूल करेगा। और हमारी ये कहानी एक ऐसे ही क्लैन से शुरू होती है जो एक जमाने में सुप्रीम था, मगर अब उसे फॉलन बरूच क्लैन के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा सूरज जो कि अब ढलने की कगार पर है। और अब हमें दिखाया गया हमारा हीरो लिनले बरूच। उम्र में छोटा है तो क्या हुआ, इसका जज्बा किसी पावरफुल वॉरियर से कम नहीं था। आज वो फीली नाम के फर्स्ट लेवल वाले वॉरियर के साथ मुकाबला कर रहा है। यहाँ पर फीली लिन पर अटैक करने की कई सारी कोशिशें करने लगा, मगर लिन ने उसके हर एक मूव को बीट कर उसे घुटनों पर ला दिया। इसी दरमियान वो फीली के मुंह पर एक जोरदार लात मार के उस पर एक पंच हिट कर चुका, मगर फीली पर इसका कोई असर नहीं होता। वो हंसते हुए कहने लगा कि तू 0 पर है और मैं हूँ फर्स्ट लेवल पर, इसलिए तेरे जैसा चूहा मुझे हरा नहीं सकता। और फिर फीली ने काफी ब्रूटली लिन की धुलाई करना शुरू कर दी। वो उसकी छाती पर बैठकर उस पर कई सारे पंचेस की बारिश करने लगा। साथ ही वहाँ पर एक और बंदा मौजूद था जो कि लिन की बारूच फैमिली पर उंगलियां उठाने लगा, जिन्हें सुनते साथ ही लिन एक बार फिर से खड़ा हो गया। अब इसकी उम्मीद तो फीली को भी नहीं थी और इस बार वो अपने पाम अटैक में फीली को घायल कर गोल गोल घुमाते हुए जमीन पर पटक देता है। सो इस तरह से फाइनली लिन ये मुकाबला जीत गया। रिवॉर्ड के तौर पर उसे एप्पल से भरी हुई एक बैग मिल जाती है। यहाँ पर लिन दिल ही दिल में सोच रहा था कि मुझे एग्जाम पास करके ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनना है। और अब सीन शिफ्ट होकर हम लिन के फादर वूशान को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा मायूस थे। वो अपने स्टीवर्ड को बता रहे थे कि ड्रैगन ब्लड लाइन को अवेकन करना बहुत ही ज्यादा रेयर है। हमारी न जाने कितनी सारी जनरेशंस आई और चली गई, मगर हम में से कोई भी ड्रैगन ब्लड वॉरियर नहीं बन पाया। इवन मैं भी सिर्फ 6ठी लेवल तक ही पहुंच पाया हूँ। तभी उनके स्टीवर्ड कहने लगे कि आप 6ठी लेवल पर हो तो क्या हुआ, आपने इतने साल हमारी बरूच फैमिली को प्रोटेक्ट किया है। जिस पर वूशान बताने लगे कि लिन ने बचपन से ही कड़ी मेहनत की। वो अपना इरादा बना चुका है कि वो एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनेगा, तो चाहे उसका फादर होने के नाते या फिर बरूच फैमिली का लीडर होने के नाते मैं बस यही दुआ करूंगा कि लिन के सपने पूरे हो जाए। आफ्टर ऑल लिन ही हमारे क्लैन का प्राइड है, वही हमारा फ्यूचर होगा। और अब हमें इस बरूच क्लैन की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। दरअसल बरूच एक नोबल फैमिली है जिनके पास एक एंशिएंट ब्लड लाइन थी। वो ड्रैगन्स के पावरफुल ब्लड को कैरी करते हैं और इसी वजह से इनके फैमिली में ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स पाए जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि इनकी ब्लड लाइन लेजेंडरी अज़ूर ड्रैगन बीस्ट गॉड से बिलोंग करती थी। यूलान कैलेंडर की 4560 साल पर बरूच फैमिली का पहला ड्रैगन ब्लड वॉरियर अपीयर हुआ था। उसने अपनी तलवार के दम पर 2 बहुत ही खतरनाक ड्रैगन्स का शिकार किया, जिनमें से एक था फ्रॉस्ट जायंट ड्रैगन और दूसरा था सेक्रेड डोमेन वाला ब्लैक ड्रैगन। और फिर वही वॉरियर बरूच क्लैन का फाउंडर बना। उसके बाद हमारा सेकंड ड्रैगन ब्लड वॉरियर था रायन बरूच। रायन बरूच ने भी उस गोल्डन ड्रैगन का खात्मा किया जिसने पूरे के पूरे डीमन बीस्ट माउंटेन रेंज में तबाही मचाई थी। इसी
फैमिली के हजार्ड बरूच ने अकेले ही डार्क अलायंस के खिलाफ कई सौ सालों तक होली अलायंस की आर्मी को लीड किया, मगर समय के साथ साथ इस फैमिली की ड्रैगन ब्लड लाइन कमजोर पड़ती गई और फिर ऐसा भी वक्त आया जब कोई भी ड्रैगन ब्लड वॉरियर अपीयर नहीं हुआ और वहीं से बरूच क्लैन का फॉल शुरू हो गया। अब अगले सीन में हम बरूच क्लैन का मेन हॉल देख पाते हैं। आज यहाँ पर लिन के ब्लड की परीक्षा होगी। लिन 186 जनरेशन का बड़ा बेटा था। उसके फादर ऊशान चेक करेंगे कि क्या लिन के पास ड्रैगन ब्लड है। यहाँ पर ऊशान अपने एंसेस्टर से दुआ कर रहे थे कि वो लिन पर अपनी रहमत बरसाए। सिर्फ लिन ही बरूच क्लैन को राइज कराने की आखिरी उम्मीद था और अब उन्होंने एक क्रिस्टल को सेटअप करते साथ ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन अपीयर हो गया जो कि तेज एनर्जी के साथ एक ड्रैगन डैगर लिन के सामने भेज देता है। तो लिन अपने ब्लड को उस डैगर के साथ चैनल करता है। यही पल लिन और उसके फैमिली के फ्यूचर का फैसला करेगा। लिन के ब्लड से वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी जिसे देख लिन के फादर की उम्मीदें जाग उठी, मगर थोड़ी देर में वो एनर्जी अपने आप वैनिश हो गई। वो समझ गया था कि उसके पास ड्रैगन ब्लड लाइन नहीं है। इससे लिन का सपना टूट गया। वो अपने फादर से माफी मांगते हुए कहने लगा कि मैंने आपको निराश किया है। तो ऊशान उसे समझाने लगे कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हजारों सालों से हमारी बरूच फैमिली की न जाने कितनी सारी जनरेशंस आई और चली गई, उनमें से एक बंदा भी सक्सीड नहीं हो पाया, तो इसके लिए तुम खुद को ब्लेम मत करना। ये सब तो बस तकदीर का खेल है। और उतने में वहाँ पर फिली नाम का बंदा पहुँच गया। वो कह रहा था मेरे भाई ऊशान, फाइनली तुम उस लायन स्टोन स्कल्पचर को मेरे हवाले करने के लिए तैयार हो गए। वैसे तो लॉर्ड ऊशान अपने फैमिली के इनहेरिटेंस को देना नहीं चाहते थे, मगर बरूच फैमिली की हालत दिन ब दिन काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी। बात इस हद तक बिगड़ गई कि उन्हें अपने एंशिएंट स्कल्पचर्स भी सेल करने पड़ रहे हैं। ये सब देखकर ही लिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो समझ गया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही टाइम बाद उसका एक घर भी बेचा जाएगा। इसीलिए वो अपना सारा गुस्सा एक उड़न पुतले पर उतारने लगा और तभी उसका छोटा भाई वॉर्टन उससे मिलने आ जाता है। वो लिन को बता रहा था कि फिली एक बार फिर से हमारे स्टोन स्टैच्यूज को ले जा रहा है। उसमें मेरा एक फेवरेट स्कल्पचर भी शामिल था। मुझे तो हमारे फादर पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा, तो लिन उसे समझाने लगा कि इसमें हमारे फादर की कोई गलती नहीं। वो खुद काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और मैं भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाया। जिस पर वॉर्टन कहता है कि क्यों ना हम सभी लोग मिलकर ओल्ड मैंशन में हाइड एंड सीक खेले, इस तरह से हम सभी का मूड सही हो जाएगा। जो सुनते साथ ही लिन के दिमाग में एक आइडिया आ गई। वो सोचता है कि ओल्ड मैंशन में न जाने कितने ऐसे कमरे हैं जिन्हें 100 सालों से भी ओपन नहीं किया गया, तो हो सकता है वहाँ से मुझे कोई कीमती चीज मिल जाए। इसलिए वो अपने भाई वॉर्टन से कहने लगा कि तुम आज आराम करो और कल सुबह हम दोनों वहाँ पर हाइड एंड सीक खेलेंगे। तो वॉर्टन भी इसके लिए राजी हो गया और अब लिन सीधे ओल्ड मैंशन में पहुँच जाता है जो कि एक लंबे अरसे से बंद पड़ा था। वहाँ पर वो कोई कीमती आर्टिफैक्ट की तलाश करने लगा। इधर ऊशान स्टीवर्ड से पूछ रहे थे कि लिन कहाँ पर है, जिस पर स्टीवर्ड बताने लगे कि वो तो ओल्ड मैंशन में गए हैं। जिस पर ऊशान कहते कि उसे यहाँ पर बुला लीजिए, मैं उसके साथ एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। इधर लिन पर उसके एंसेस्टर की एक पोर्ट्रेट गिर गई थी। साथ ही वहाँ पर कोई ऐसा ट्रेजर नहीं था जो कि लिन को चीयर अप कर सके, मगर तभी एक ड्रॉवर से एक एंशिएंट रिंग उसके सामने आकर गिर जाती है। लिन उस रिंग को देख काफी ज्यादा क्यूरियस था। वो कहने लगा कि अरे इस रिंग पर तो एक केचुए की डिजाइन है, पता नहीं ये रिंग किसकी होगी। और फिर उसे केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद वो समझ गया कि इस रिंग पर केचुआ नहीं बल्कि ये तो एक ड्रैगन है जो कि इस रिंग पर लिपटा हुआ था और इसी वजह से इस सीरीज का नाम है कॉइलिंग ड्रैगन। लिन कह रहा था कि चलो इसे बेचकर हमारे पास थोड़े बहुत पैसे तो आ ही जाएंगे और उतने में उसे स्टीवर्ड की आवाज आई। वो लिन से कह रहे थे कि आपके फादर ने आपको मिलने बुलाया है। तो लिन फटाफट से अपने फादर के पास पहुँच गया। ऊशान उससे कह रहे थे कि घर के मसलों को लेकर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। खैर मैंने तुम्हें यहाँ पर एक जरूरी बात डिस्कस करने बुलाया है। कुछ चीजें ऐसी है जो मैंने आज तक तुम्हारे साथ कभी शेयर नहीं की। दरअसल हमारे क्लैन की ब्लड लाइन काफी ज्यादा यूनिक है। हम ऑर्डिनरी लोगों जैसे बैटल ची को कल्टीवेट नहीं कर पाते। हमारे लिए सिर्फ ड्रैगन ब्लड लाइन ही काम कर सकती, मगर फिलहाल तुम्हारा ब्लड कॉन्सेंट्रेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और मुझे नहीं लगता कि तुम इसका मतलब समझ पा रहे। जिस पर लिन कहता है कि मैं इसका मतलब अच्छे से समझ चुका हूँ। मैं अगर
अगर जिंदगी भर भी मेहनत करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ छठी रैंक का वॉरियर बन सकता हूँ। यही तो हमारी ब्लड लाइन का कर्स है। जिस पर ऊशान कह रही थी कि हाँ, और इसी वजह से हमारे एंसेस्टर से लेकर मुझ तक कोई भी छठी लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। तो लिन उनसे कहते हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा। अगर ड्रैगन ब्लड लाइन अवेकन नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, मैं किसी और तरीके का यूज करके खुद को स्ट्रांग बनाऊंगा। हमारे बरूच क्लैन को एक बेहतर फ्यूचर देना मेरी जिम्मेदारी है। और फिर क्या अगले ही दिन से लिन ने जी जान लगाकर मेहनत करना शुरू कर दी। आज जो पसीना वो बहाएगा वही कल उसकी ताकत बनेगा। भले ही बाकी बच्चे थकते होंगे लेकिन लिन बिल्कुल नहीं रुका। वो तो बस लगातार कड़ी मेहनत कर रहा था। दूसरे बच्चों को लगा कि ये बंदा पूरी तरह से पागल हो चुका है। अगर ये ऐसे ही मेहनत करेगा तो जरूर से इंजर्ड होकर मारा जाएगा। मगर लिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब वो दिन आ चुका है जब लिन की कॉम्बैट पावर्स को चेक किया जाएगा। वेल, यहाँ पर लिन ने एक चट्टान पर पंच हिट किया था। अगर वो इसे ब्रेक कर पाया तो वो पहले लेवल का वॉरियर बनेगा। इधर लिन का दुश्मन जोनी फिली से कहने लगा कि बताओ, क्या मैंने तुम्हें जो टास्क दिया था वो पूरा हो गया? जिस पर फिली कहता है कि यंग मास्टर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने इस चट्टान को बदलकर यहाँ पर डायमंड रॉक सेट किया है, इसलिए लिन इस जन्म में ही क्या बल्कि अगले जन्म में भी इसे ब्रेक नहीं कर पाएगा। मैं तो इस बात की गारंटी देता हूँ कि लिन फर्स्ट लेवल वॉरियर की परीक्षा में फेल होने वाला है। इधर कुछ बच्चों को लिन के लिए बुरा लग रहा था कि लिन इस परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा। लिन ने तो अपने पंच में डायमंड रॉक पर क्रैक्स लगा दिए थे। तभी सीनियर हिलमन उससे कहते हैं कि लिन, शायद इस रॉक के साथ कुछ तो गड़बड़ी है, हमें इस मुकाबले को यहीं पर रोकना होगा। मगर लिन यहाँ पर नहीं रुकता। उसने बरूच फैमिली के फ्यूचर की खातिर उस रॉक पर एक और जबरदस्त पंच हिट कर दिया और इस बार लिन ने उस चट्टान की धज्जियां उड़ा दी थी। अब इस नजारे को देख लिन के दुश्मन काफी ज्यादा शॉक हो गए। वहीं पर मास्टर हिलमन ने अनाउंस कर दिया कि लिन फर्स्ट लेवल का वॉरियर बन चुका है। तभी जोनी सबको बताने लगा कि लिन ये रॉक कभी ब्रेक नहीं कर सकता। अगर ये रॉक ब्रेक हुआ है तो लिन ने जरूर से कोई चीटिंग की होगी। मेरे ख्याल से इसने अपने फैमिली की किसी पुरानी टेक्निक का यूज किया होगा। तभी हिलमन उससे कहते कि जोनी, मैंने खुद लिन की मेहनत को विटनेस किया था। वो बच्चा दिन रात कड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँच पाया है, तो मैं ये दावे के साथ बता सकता हूँ कि उसने किसी भी सीक्रेट टेक्निक का यूज नहीं किया। वैसे मैं जानता हूँ कि इस रॉक को किसी ने बदल दिया था, तो अब मैं खुद ही इस बात की इन्वेस्टिगेशन करूंगा और अगर कोई बंदा मुझे इसमें शामिल मिला तो उसकी कोई खैर नहीं, उसे तो अब कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इधर जोनी के चमचे उसे समझा रहे थे कि यहाँ पर तमाशा खड़ा करने से हम मुसीबत में फंस सकते हैं, तो हमने यहाँ से निकलना चाहिए। साथ ही हिलमन लिन को शाबाशी देते हुए कहने लगे कि उसने इतने सारे एफर्ट्स लगाकर इस परीक्षा को पास कर लिया और उतने में उन्हें खबर मिली कि उनके इलाके में डीमन बीस्ट अपीयर हुए हैं, जिसके चलते वेस्ट में काफी ज्यादा क्योस मच गया। तो हिलमन फटाफट से वहाँ से रवाना हो गए। अब ये क्योस पूरे टाउन में फैल चुका था। लिन के फादर भी घायल लोगों को बचा रहे थे। साथ ही वो लिन से कहते कि तुम्हारा भाई वॉर्टन मिसिंग है, जल्दी से उसे ढूंढ कर लाओ। और अब हमें वो डिमोनिक ड्रैगन्स दिखाए गए जो कि पूरे टाउन पर अटैक करने लगे थे। वेल, यहाँ पर सेंट सिटी के वॉरियर रूडी और वांग के दरमियान मुकाबला हो रहा था। वांग ने स्टार स्काई जायंट ब्लेड का यूज करते हुए रूडी पर हमला कर दिया, तो रूडी भी अर्थ प्रोटेक्शन आर्मर का यूज करके उसके अटैक को काउंटर करने लगा, जिसके चलते वहाँ पर एक जायंट आर्मर अपीयर हो जाता है। और अब इन दोनों में बहुत ही भयानक क्लैश हो गया, जिसमें रूडी वांग पर और भी ज्यादा भड़क जाता है और उसने यहाँ पर अपनी एक और मूव को एक्टिवेट कर लिया, जिसे मीटियोर डिसेंट कहा जाता था। इस मूव के यूज करते साथ ही वहाँ पर मीटियोर्स की बारिश होना शुरू हो जाती है। वेल, ये दोनों भी किसी ट्रेजर के लिए झगड़े कर रहे थे, मगर इन दोनों की बैटल ने पूरी सिटी में तबाही मचा दी। कई सारे लोग मलबे से बचने के चक्कर में मारे जाने लगे। इधर लिन को अपना छोटा भाई वॉर्टन नजर आया था, तो वो उसे बचाने के लिए बड़ी तेजी के साथ वॉर्टन की तरफ आगे बढ़ने लगा और तभी वहाँ पर एक मीटियोर क्रैश हो जाता है। लिन ने भले ही अपने भाई को बचा लिया था, मगर उसके पीठ पर ढेर सारा मलबा गिरने की वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो गया। इतना ही नहीं, उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसके पास इतनी भी पावर्स नहीं कि वो अपने छोटे भाई को बचा सके। और तभी एक बहुत बड़ी चट्टान उन पर गिरने ही वाली थी, तो लिन ने सबसे पहले अपने छोटे भाई को वहाँ से दूर फेंक दिया और अब वो अपनी मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन वहाँ पर जो लिन का खून बहा था, उसी से वो कॉइलिंग ड्रैगन रिंग एक्टिवेट हो जाती है और उस रिंग ने बड़ी ही तेजी के साथ लिन के सामने एक शील्ड फॉर्म करते हुए उसे प्रोटेक्ट किया। इतना ही नहीं, वहाँ पर एनर्जी रिलीज होते हुए उसमें से एक सेंट भी इमर्ज हो गए। वो पूछते कि बताओ वो कौन है जिसने पुआंग एम्पायर के सेंट डिलॉन को अवेकन किया। तो लिन उन्हें कहता है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए और इतना कहते साथ ही लिन वहीं पर बेहोश हो गया। सेंट डिलॉन ने देखा कि इस बच्चे के पास तो अर्थ, फायर एंड विंड तीनों एलिमेंट
एलिमेंट खुद होकर जमा हो गए। ये काफी ज्यादा हायर लेवल वाला एलिमेंट अट्रैक्शन था। सेंट कहते हैं कि अगर ये बच्चा मैजिशियंस की पाथ पर चले तो इसका फ्यूचर बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा, ऐसी कामयाबी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब अगले सीन में हम देख पाते कि लिन अपने भाई के विजन्स के साथ ही होश में आ गया। वो काफी ज्यादा पैनिक था, तो स्टीवर्ड ने उसे बताया कि अच्छा हुआ आपको होश आ गया, आपका छोटा भाई वॉर्टन अब पूरी तरह से ठीक है। जो सुनते साथ ही लिन की जान में जान आ गई और अब स्टीवर्ड के वहाँ से जाते साथ ही लिन उस ड्रैगन रिंग को ऑब्जर्व करने लगा। उसे याद आता है कि उसने पुआंग एम्पायर के सेंट का विजन देखा था, मगर अब लिन को लग रहा था कि ये जरूर से उसका कोई वहम होगा। कोई सेंट भला एक रिंग से बाहर कैसे आ सकता। और उतने में वो रिंग गोल गोल स्पिन करते हुए उसमें से एक बार फिर से सेंट डिलॉन उसके सामने अपीयर हो गए। उन्हें देखकर लिन हैरान होते हुए कहने लगा, कह रहे आप तो वही बुड्ढे हो ना जो कल इस रिंग से बाहर आए थे। उसकी बातें सुनते साथ ही मास्टर डिलॉन जोर जोर से हंसने लगे। वो कहते बच्चे तुम्हारे ब्लड ने इस रिंग को अवेकन किया था, दरअसल ये एक एंशिएंट डिवाइन आर्टिफैक्ट है। तो लिन कहने लगा हाँ रिंग का तो मैं समझ गया, मगर आप कौन हो। जिस पर वो मास्टर जवाब देते हुए बताने लगे कि मैं सेक्रेड रॉल्म का मेज डिलॉन हूँ। जो सुनकर लिन कहता है कि अगर आप सेक्रेड रॉल्म के इतने पावरफुल सेंट हो तो फिर इस रिंग में क्या कर रहे थे। जो सुनते साथ ही मास्टर डिलॉन बड़े ही फनी अंदाज में हेजिटेट होते हुए कहने लगे कि ऐसी खुशी के मौके पर 5000 साल पुरानी शर्मिंदा करने वाली बातें ना निकाल लो। वैसे अब मेरे बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्यों ना तुम्हारा टॉपिक उठाया जाए। तो सुन बच्चे, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस मैजिशियन के शागिर्द बनो। अब ये सुनकर ही लिन हैरान था। वो उनसे पूछता है कि सीनियर क्या मैं वाकई मैजिक सीख सकता हूँ। तो एल्डर ने फटाफट से उसकी एनर्जी को सूंघ लिया। वो कह रही थी कि तुम्हारी बॉडी से रिमार्केबल मैजिकल एनर्जी रिलीज हो रही है, मगर फिर भी हमें ये चेक करना होगा कि क्या तुम मैजिकल एलिमेंट को सेंस कर सकते हो। तो लिन उनसे पूछ रहा था कि सीनियर ये मैजिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिस पर डिलॉन उसे बताने लगे कि जब एक गिफ्टेड मेज मेडिटेशन स्टेट में जाता है उस वक्त वो अलग अलग रंगों के ढेर सारे छोटे पार्टिकल्स को सेंस कर पाता है। तो हमें तुम्हारे साथ भी वही चेक करना होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेडिटेशन भी सिखानी पड़ेगी। चलो अब अपनी आंखें बंद करके अर्थ एंड हेवन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें फील करो। इस तरह से तुम मेडिटेशन स्टेट में चले जाओगे। जैसे लिन उस स्टेट में गया उसके आसपास काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी गैदर हुई थी, जिससे वो तुरंत ही बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो पूछने लगा कि यहाँ पर इतने सारे लाइट पार्टिकल्स कहाँ से आ गए। अभी सुनकर ही मास्टर डिलॉन थोड़े से शॉक होकर पूछने लगे कि क्या तुम इन्हें डायरेक्टली देख सकते हो। आमतौर पर ये पार्टिकल सिर्फ मेडिटेट करते वक्त ही देखे जाते हैं। तो लिन उन्हें बताने लगा कि जब मैं काफी छोटा था उस वक्त भी मुझे मिट्टी में ढेर सारे गोल्डन पार्टिकल्स नजर आते थे। फ्लेम्स में रेड और हवा में ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हमेशा फ्लाई करते हुए दिख जाते थे। ये सुनकर ही मास्टर डिलॉन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। वो खुद को ही डांट रहे थे कि उन्होंने इस बच्चे की एबिलिटीज को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। इसके पास तो हेवन डिफाइंग ट्रिपल एलिमेंट एफिनिटी मौजूद है। अब दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश होने के बाद वो लिन से कहने लगे कि बच्चे आज अभी इसी पल से तुम मेरे मैजिक डिसाइपल हो। मैं तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग दूंगा कि तुम इस कॉन्टिनेंट का आज तक का सबसे शक्तिशाली सेंट मेज बनोगे, जिसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी। उनकी एक्साइटमेंट देखकर लिन भी इसके लिए राजी हो गया। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर वो मैजिक सीख गया तो मैजिक और कॉम्बैट दोनों की ट्रेनिंग ले सकता है और फिर चांसेस थे कि वो पावरफुल बन जाए। सो अब रात के समय डिनर टेबल पर लिन मास्टर डिलॉन के साथ मौजूद था। वो डिलॉन से धीरे से पूछ रहा था कि क्या आप श्योर हो कि ये लोग आपको देख नहीं सकते। जिस पर मास्टर डिलॉन कहने लगे कि फिक्र मत करो, मुझे सिर्फ वही बंदा देख सकता है जो सेक्रेट रेल्म लेवल पर पहुंच चुका हो, सिर्फ उसे ही मेरा प्रेजेंस महसूस होगा। उतने में लिन के फादर उसे बताने लगे कि मैंने सुना था फेनलेस सिटी में वॉरियर्स को भर्ती किया जा रहा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ पर एडमिशन ले लो। तो लिन कहने लगा कि फादर दरअसल मैं मैजिक सीखना चाहता हूँ, लेकिन लॉर्ड ओशान ने तो इसके लिए तुरंत ही मना कर दिया। वो कह रहे थे कि कल्टीवेशन की पाथ को चेंज करना आसान नहीं होता और वैसे भी तुम्हारे पास मैजिक से रिलेटेड कोई टैलेंट नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हारी इस तरह की फालतू जिद को पूरा नहीं करूँगा। जो सुनते साथ ही लिन मायूस हो गया। तो एल्डर डिलॉन उससे कहते कि बच्चे अपना दिल छोटा मत करो, अब जैसे मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो करो। अपने दोनों हाथ कैंडल के पास होल्ड करके फायर एलिमेंट को सेंस करो। यहाँ पर तुम्हें अपनी माइंड की एनर्जी को फोकस रखकर उस फ्लेम को सेंटर में लाना होगा। तो लिन ने भी वही किया और थोड़ी देर में उस हल्की सी कैंडल से वहाँ पर फायर का जोरदार एक्सप्लोजन कर देता है। जो देख उसके फादर हैरान होकर उससे पूछने लगे कि लिन तुम ये कैसे कर पाए। वहीं पर वॉर्टन खुश होकर बता रहा था कि मेरे भाई ने तो कैंडल की
लाइट का गुब्बारा बना दिया। साथ ही मास्टर डिलॉन भी उसे प्रेज करते हुए बताने लगे कि तुम्हारी ग्रास्पिंग पावर तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए लिन भी अपने फादर को कॉन्फिडेंटली बताता है कि मैं फायर एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता हूँ। मगर उसके फादर अभी भी सोच रहे थे कि लिन को किस पाथ पर चलने दिया जाए। साथ ही स्टीवर्ड उन्हें बताते हैं कि मेज अकेडमीज में एडमिशन मिलना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। उनके स्टैंडर्ड मीट करने में कई सारे बच्चे फेल हो जाते। साथ ही उनकी ट्यूशन फीस इतनी हायर है कि हमें अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप अपनी सिचुएशन को रियलिस्टिक तरीके से सोच लीजिए। जिस पर ऊशान बताने लगे कि वो भी मेरे जैसी ड्रैगन ब्लड एग्जाम में फेल हो गया। अब अगर वो कड़ी मेहनत भी करे तो मेरे जैसे सिर्फ छठी लेवल वाला वॉरियर बनेगा। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि कितना ज्यादा डीमोटिवेटिंग है। इसलिए वो लिन से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास मैजिक का रियल टैलेंट है तो हम जरूर से कोशिश करेंगे। तो लिन उनसे कहता है कि फादर, मैं हमारे कॉन्टिनेंट की सबसे बेस्ट अकेडमी को ज्वाइन करना चाहता हूँ ताकि वहाँ जाकर मुझे काफी अच्छे से रिसोर्सेस मिले। जिस पर ऊशान कहते हैं कि यूलान कॉन्टिनेंट में वैसे तो कई सारी अकेडमीज हैं, लेकिन अगर टॉप मैजिक अकेडमीज की बात की जाए तो अर्न्स्ट अकेडमी ही सबसे नंबर 1 पर आती। वहाँ पर ढेर सारे रिसोर्सेस और पावरफुल टीचर्स हैं, मगर वहाँ पर एडमिशन मिलना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो बताओ क्या तुम इसके लिए श्योर हो? जिस पर लिन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हाँ में जवाब दिया। सब अगले ही दिन से वो मैजिक की बेसिक प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। सेंट डिलानो से बता रहे थे कि मैजिक सीखने से पहले तुम्हें मैजिकल एलिमेंट को गैदर करना सीखना पड़ेगा। तुम्हें अपनी माइंड पावर का यूज करके उन्हें शेप देकर उनका एक फॉर्म बनाना है। और इस तरह से लिन ने अर्थ लैंसेस को क्रिएट करना सीख लिया। वो अर्थ एलिमेंट का यूज करके उन्हें अपनी माइंड पावर से स्पाइक जैसा शेप दे रहा था। मास्टर उसे बताते हैं कि छोटा सा अर्थ स्पाइक बनाना भी किसी कामयाबी से कम नहीं, मगर बस एक ही स्पाइक बनाने से लिन काफी ज्यादा थक चुका था। तो मास्टर उसकी हालत देखते हुए कहने लगे कि मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी ट्रेनिंग काफी हो जाएगी। मगर लिन वहीं पर नहीं रुकता। उसने अपनी अर्थ एलिमेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ की जमीन पर बहुत बड़ा क्रैक बना दिया और इसी वजह से बिल में छुपा हुआ शैडो माउस इनके सामने अपीयर हो जाता है। लिन ने उसे डिस्टर्ब किया था, इसलिए उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वहीं पर लिन मास्टर से पूछने लगा कि अब ये कौन सी नई चीज है। तो मास्टर दीवार के पीछे छुपकर उसे बताने लगे कि ये कौन है, ये सब छोड़कर पहला यहाँ आ जाओ, वरना ये शैडो माउस तुम पर अटैक कर देगा। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। शैडो माउस ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिए थे। तो लिन यहाँ से वहाँ भागते हुए उसके सामने अर्थ स्पाइक क्रिएट कर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिसके बाद वो भी एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गया। दरअसल लिन ने इतनी पैनिक सिचुएशन में भी अपनी पावर का यूज किया था, जो देख मास्टर डिलॉन के दिमाग में एक आइडिया आ गई। इस शैडो माउस का यूज करके वो लिन को और तेजी के साथ ट्रेन करा सकते थे। तो लिन को बताने लगे कि ये शैडो माउस एक मैजिकल बीस्ट है। इसके पास गजब की स्पीड और चौथी लेवल वाले मैजिशियंस की पावर है। अगर मैजिकल बीस्ट कंपेनियन बन जाए तो इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। दरअसल मास्टर डिलॉन ने इस तरह से शैडो माउस की तारीफें की थी कि लिन भी उस माउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए राजी हो जाता है। मास्टर डिलॉनो से बता रहे थे कि अगर तुम्हें इसे अपना पेट बनाना है तो सबसे पहले तुम्हें सोल कॉन्ट्रैक्ट मैजिक सर्कल फॉर्म करना सीखना पड़ेगा। जिस पर लिन कह रहा था धत तेरे की, इसके लिए तो मुझे 7वीं लेवल पर पहुंचना होगा और साथ ही प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारे स्क्रोल्स भी खरीदने पड़ेंगे, जिनकी कीमत ही हजारों गोल्ड कॉइन्स होंगी। और मेरे फादर के पास तो इतने पैसे भी नहीं जो इन चीजों पर खर्चा करे। तो मास्टर डिलॉनो से कहते हैं कि मेरी नन्ही जान, इतनी जल्दी उम्मीद मत हारो। भले ही तुम इतनी जल्दी इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, मगर ये चूहा अभी छोटा है और काफी ज्यादा भूखा लग रहा। तो लिन उस माउस को पटाने के लिए उसके सामने एक मीट का टुकड़ा लाकर रख देता है, मगर शैडो माउस उस मीट को छोड़कर सीधे लिन के पीछे लग गया और लिन दोबारा से उसके सामने अर्थ स्पाइक क्रिएट करके उसे डिस्ट्रॉय करके वहाँ से भाग जाता है। ये तो अब इन दोनों की हर रोज की कहानी बन गई थी। शैडो माउस दिन भर उसके पीछे लग के उसकी हालत खराब कर देता। यहाँ पर लिन की पावर्स दिन ब दिन और भी ज्यादा रिफाइन होती जा रही थी, मगर शैडो माउस की बात की जाए तो अभी भी इनके दरमियान कोई दोस्ती नहीं हुई और ना ही इसकी कोई संभावना थी। बस एक दूसरे के पीछे भागना और एक दूसरे की वाट लगाना, यहाँ तक ही इन दोनों का रिश्ता था। कभी कभी तो ये दोनों भी एक दूसरे को जी भर के पीट देते और फिर एग्जॉस्ट होकर वहीं पर आराम करने लग जाते। इसी तरह से कई साल बीतते गए। लिन भी अब जवान हो चुका था और समय के साथ उसकी पावर भी काफी ज्यादा रिफाइन हो गई। मास्टर डिलॉनो से बताते हैं कि अब तुम ऑफिशियली लेवल 1 के मेज बन चुके हो और लिन की इस प्रोग्रेस में शैडो माउस ने भी इसका काफी ज्यादा साथ दिया था, मगर शैडो माउस अभी भी उसके साथ दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं था। तो मास्टर डिलॉनो से कहते हैं कि शायद इसने अभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया और इसी बात से लिन मायूस हो जाता है, क्योंकि अगले ही दिन वो इस टाउन से जाने वाला था। अब ये सीन
यहीं पर कट होकर हमें बरूच फैमिली का हॉल दिखाया गया। लॉर्ड ओशन उनके फैमिली की एक स्पेशल किताब लिन को देते हुए बता रहे थे कि इसमें हमारी फैमिली का पूरा इतिहास और क्लान के सारे सीक्रेट लिखे गए हैं। ये बुक अब तुम अपने पास रख सकते हो। तुम्हें जल्दी हमारी बरूच फैमिली का पिलर बनना होगा। सब अगले ही दिन लिन अपना घर बार छोड़कर अकेडमी की तरफ रवाना हो गया। मास्टर डिलानो से कह रहे थे कि बच्चे तुम रात भर ठीक से नहीं सो पाए तो प्लीज थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। मगर लिन काफी ज्यादा मायूस था। वो अपनी फैमिली और शैडो माउस से दूर जा रहा है। और अब सीन शिफ्ट होकर हम शैडो माउस को देख पाते हैं जो कि जंगलों में अभी भी लिन के ही आने का इंतजार कर रहा था। और तभी उसे वहाँ पर लिन की कैरेज नजर आती है और समझ गया था कि लिन अब टाउन छोड़कर जाने वाला है, इसलिए वो बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ उस कैरेज की तरफ रवाना हो गया। अब उसे कैरेज की तरफ बढ़ता हुआ देख एल्डर हिलमन बीच में आ गए, मगर शैडो माउस ने उन्हें इतनी जोरदार टक्कर लगाई कि वो सीधे कैरेज का शीशा तोड़ते हुए बाहर जाकर पटक गए। इधर शैडो माउस ने लिन के हाथ को काट कर उसका ब्लड निकाल लिया और फिर वहाँ का पूरा नजारा ही बदल जाता है। लिन तो ये सब देख कर ही हैरान हो गया। तो मास्टर डिलानो से बताने लगे कि ये लिटिल वन खुद होकर तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है। बच्चे एक ऐसी चीज है जो कि बड़े बड़े ग्रेट मैजिशियंस भी नहीं कर पाते और तुमने अपने रहमदिल स्वभाव से ये कर दिखाया। तभी एक फॉर्मेशन सेटअप होकर इन दोनों को एक साथ जोड़ देता है। इन दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट अब फाइनल हो गया था। लिन उससे पूछ रहा था कि क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो, मगर शैडो माउस का कोई नाम नहीं था। तो लिन ने बड़ी ही प्यार से उसका नाम रखा बेबी। वहीं पर हिलमन काफी ज्यादा शॉक होकर उससे पूछते कि लिन क्या तुमने वाकई इस मैजिकल बीस्ट को टेम किया था, मगर ये काम तुम सोल स्क्रोल के बिना तो नहीं कर सकते। जिस पर लिन कहने लगा अंकल आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बेबी ने तो सब कुछ खुद होकर ही सॉर्ट आउट कर लिया। और अभी लोग एक लंबा सफर तय करके अर्नस्ट अकेडमी के सामने पहुंच गए जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग थी। यूलान कॉन्टिनेंट की सबसे ग्रेटेस्ट अकेडमी का हिस्सा बनने के लिए कई सारे मेजेस यहाँ पर आ चुके हैं और अब हमें यहाँ की ट्रायल दिखाई गई। वेल एक मेज अप्रेंटिस अपनी पावर्स को चेक करने के लिए डायस पर पहुंच चुका था और तभी एक एल्डर ने उस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दी, जिसके प्रेशर के सामने वो बंदा एक सेकेंड भी टिक नहीं पाता और इसका अंजाम था कि वो इस एग्जाम में फेल हो गया। वैसे तो ये बंदा नोबल फैमिली का मेंबर है, मगर यहाँ पर किसी नोबल फैमिली की गुंडागर्दी नहीं चलती। इधर मास्टर डिलॉन लिन को बता रहे थे कि इस परीक्षा को पास करने के लिए माइंड पावर का स्ट्रॉन्ग होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और माइंड पावर का पेशेंस लेवल ज्यादा होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी हर एक लिमिट को पुश करो। अगर तुमने इस एग्जाम को पास नहीं किया तो फिर यहाँ पर तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगी। तो यूँ समझ लो कि ये तुम्हारे लिए एक डू और डाई सिचुएशन है। और उतने में लिन को भी डायस पर बुलाया जाता है। पहले तो लिन के पास कौन से एलिमेंट्स है उन्हें चेक किया गया और उसके एलिमेंटल पावर्स को देखकर ही एल्डर काफी ज्यादा खुश हो गए। वो बताने लगे कि इस बच्चे की अर्थ एंड विंड सुपीरियर ग्रेड और फायर इंटरमीडिएट ग्रेड पर पहुंच चुकी है। अब ये सुनते साथ ही वहाँ मौजूद एल्डर्स काफी ज्यादा शॉक हो गए। एलिमेंट्स का इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन तो बिल्कुल ही रेयर था। जिसके बाद लिन फॉर्मेशन डायस पर चला जाता है जहाँ पर एग्जामिनर ने लाइट मैजिक फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जो कि बड़ी ही तेजी के साथ लिन पर अपनी एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है। लिन को इससे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मगर फिर भी उस फॉर्मेशन को रेजिस्ट करने लगा। अभी देखकर ही अलग अलग अकेडमीज के मास्टर लिन से इम्प्रेस होकर अपनी अकेडमी ज्वाइन करने के लिए बताने लगे। उसे तो ट्यूशन फीस में वेवर और स्कॉलरशिप के भी वादे किए जाने लगे। सबकी नजरें लिन पर थी क्योंकि लोग समझ गए थे कि लिन एक उभरता हुआ सितारा है। मगर लिन तो अर्नस्ट अकेडमी के मास्टर का दिल जीतना चाहता था। उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मगर फिर उसे याद आता है कि कैसे उसकी फैमिली को हमेशा बुली किया जाता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बरूच फैमिली का कोई फ्यूचर नहीं होगा। और वहीं पर लिन अपने फादर को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। वो उनसे कहता है कि फादर मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगा और फिर वो इतने हेवी प्रेशर को अपनी पावर्स की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है जो देखकर ही सभी लोग हैरान थे। साथ ही वहाँ पर अनाउंस किया जा रहा था कि इस बच्चे की मैजिकल पावर बाकी के डिसाइपल्स से 18 गुना ज्यादा है। इनफैक्ट उसकी माइंड पावर को सुपीरियर ग्रेड की कैटेगरी दी गई और यही देख अर्नस्ट अकेडमी के मास्टर लिन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। इसलिए वो तुरंत ही उससे मिलने के लिए डायस पर पहुंच जाते हैं। वो लिन को बता रहे थे कि जो भी बंदा खुद की लिमिट्स को पुश करने की एबिलिटी रखे बस वही मैजिक पाथ पर चल सकता है और तुम में वो काबिलियत है। तो मैं अर्नस्ट अकेडमी की तरफ से तुम्हें हमारी अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता हूँ। ये सब देखकर ही सीनियर हिलमन काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं पर लिन ने भी उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हुए बताया कि इस अकेडमी का स्टूडेंट बनना मेरा बचपन से ही सपना था और आज आपने मेरे सपनों को पंख दे दिए। जिसके बाद हिलमन काफी ज्यादा एक्साइटेड
होकर लॉर्ड ऊशान के पास पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि आपको यकीन नहीं होगा, हमारे लिन को अंश अकेडमी ने खुद होकर एडमिशन दे दी। जो सुनकर ही ऊशान भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। वो अपनी वाइफ के पोर्ट्रेट के सामने जाकर बताने लगे कि हमारा बेटा बड़ा हो गया, वो अब इस परिवार को दोबारा से राइज कर पाएगा और मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जिसके बाद वो एक बॉक्स को ओपन करते हैं जिसमें एक रेड कलर का साइन था। वेल, इस मिस्ट्री के बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा, मगर लॉर्ड ऊशान ने अपनी वाइफ से वादा किया कि वो जल्दी उन्हें ढूंढ लेंगे। अब अगले सीन में हमें अंश अकेडमी का खूबसूरत नजारा दिखाया गया। यहाँ पर कॉन्टिनेंट का हर एक मेज मौजूद है जिसके पास कोई न कोई खास एबिलिटी थी। लिन तो इस अकेडमी को देखकर ही खुश हो जाता है। वो कहने लगा कि इसकी ग्रेटनेस की जितनी भी तारीफें की जाए वो कम होगी। साथ ही मास्टर डिलॉन उसे बता रहे थे कि हजारों सालों पहले भी ये अकेडमी ऐसी ही नजर आती थी, इसमें आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ। इनफैक्ट इसे देखकर तो मेरी पुरानी कुछ यादें ताजा हो गई। वेल, यहाँ पर लिन को अपने फादर की याद आने लगी। उन्होंने लिन को लेटर के जरिए बताया था कि वहाँ पर एडमिशन मिलना तो बस शुरुआत है, तुम्हें अब और भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखो, वो लोग ही आगे जा सकते जो दूसरों के मुकाबले डबल एफर्ट्स लगाते हैं। कल्टीवेशन में कोई शॉर्टकट नहीं चलते, इसलिए अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना। मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा कि हमारे एंसेस्टर तुम्हें गाइड करे और तुम ग्रेटनेस को हासिल करके हमारी बरूच फैमिली को दोबारा से रिस्टोर करो। इस लेटर को पढ़कर लिन ने भी अपने फादर से वादा किया कि वो बरूच फैमिली को जरूर से राइज करेगा। और अब वो आगे जाने वाला था कि तभी कुछ बंदे बेवजह उसे पुश करके आगे निकल गए। साथ ही वो उसे डांटते हुए कह रहे थे कि हमारे यंग मास्टर यांग का रास्ता मत रोको। वहीं पर यांग भी उसे एक लुक देखकर इशारों में बता रहा था कि तेरी कोई औकात नहीं। इधर एक बंदा सिर्फ अकेडमी की तारीफें कर रहा था तो यांग के चमचों ने बेवजह उस पर भी एक लात जड़ दी, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बंदा वहाँ पर खड़ा था। अब ये लोग उस पर एक और पंच हिट करने वाले थे कि तभी यांग ने उन्हें रोक लिया। वो कह रहा था कि अरे ये तो एक नया डिसाइपल है, प्लीज इसे बुली मत करो। इतना ही नहीं, वो उस बंदे के सामने मदद का हाथ ऑफर करता है और फिर जैसे उस बंदे ने यांग पर ट्रस्ट करके अपना हाथ आगे बढ़ाया, यांग तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है। अब ये देखकर ही लिन बीच में आ गया। वो यांग से पूछ रहा था कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपनी हद पार कर दी है? जिस पर यांग कह रहा था कि तू गाँव से आया हुआ जाहिल मेरे सामने हीरोपंती दिखाएगा क्या? अब यहाँ पर कई सारे डिसाइपल्स जमा हो गए थे तो यांग का चमचा उसे धीरे से बताने लगा कि मेरे ख्याल से हमने इस मैटर को यहीं पर खत्म करना चाहिए। अगर टीचर्स को पता चला तो बेवजह मसले हो जाएंगे। तो यांग भी उनकी बात मानते हुए लिन से कहने लगा कि तू यूँ समझ ले कि आज तेरा लकी डे है, लेकिन अगली बार ये मामला जरूर से सेटल किया जाएगा। जिसके बाद लिन अपने कमरे के सामने पहुंच गया जहाँ का काफी सारा फर्नीचर खाली किया जा रहा था और तभी येल डाउसन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो लिन को अपना नाम बताकर इंट्रोड्यूस करने लगा। लिन उससे पूछता है कि मेरे भाई आप ये सारा फर्नीचर खाली क्यों करवा रहे हो? जिस पर डाउसन कहता है कि हम एक नई शुरुआत करने जा रहे, इसलिए हमारे रूम में हर एक चीज नई लगा दी है। तुम यूँ समझो कि हम दोनों अब भाई हैं और अगले कुछ डिकेड्स हमें एक साथ ही रहना पड़ेगा। तो तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े बस मुझे बता देना। डिकेड से जिक्र सुनते साथ ही लिन शॉक हो गया। एक डिकेड ही 10 साल हो गए और यहाँ पर तो ऐसे काफी सारे डिकेड्स की बात हो रही थी। डाउसन उसे बताने लगा कि तुम इस अकेडमी से ग्रेजुएट तभी हो सकते हो जब छठी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लो। अभी सुनकर लिन काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो दिल ही दिल में सोचता है कि अगर यहाँ पर मुझे 40 या 50 साल लग गए तो मेरे फादर को तब तक मुझ पर पैसा खर्च करना पड़ेगा और इतना सारा खर्चा उठाना तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मास्टर डिलॉन से पूछने लगा कि क्या मुझे वाकई इतने साल यहाँ पर रुकना पड़ेगा? जिस पर डिलॉन कहते हैं बच्चे ये डिकेड्स तो ऑर्डिनरी लोगों को लगते हैं, तुम ऑर्डिनरी थोड़ी हो, तुम तो सबसे ज्यादा स्पेशल हो। बस 10 साल कड़ी मेहनत करो और मैं तुम्हें ग्रेजुएट करवा के यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। और तभी लिन ने देखा कि डॉसन ने तो कसरत करने के लिए भी सामान ला के रखा है। वो लिन से कह रहा था कि हम मैजिशियंस है तो क्या हुआ, हमारे पास सॉलिड फिजिक होनी चाहिए, उसके बिना तो तुम लड़कियों को बिल्कुल इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। जिसके बाद वो अपने सर्वेंट्स को बताने लगा कि घर जाते साथ ही मेरे बुढ़े को मेरे मैजिक क्रिस्टल कार्ड में 10,000 गोल्ड कॉइन्स ट्रांसफर करने के लिए बता देना, तभी जाकर तो मैं यहाँ पर आराम से रह सकता हूँ। और हाँ, उन्हें ये भी बताना कि उन्हें हर महीने पॉकेट मनी भेजनी पड़ेगी, यानी कि ये बंदा काफी ज्यादा रईस फैमिली से बिलोंग
बिलोंग करता था। और उतने में वहाँ पर जॉर्ज वॉल्श नाम का बंदा पहुंच जाता है। वेल ये भी इनका रूममेट था और ये बंदा वाटर एलिमेंट का एक्सपर्ट है। उसने वहाँ आते साथ ही अपने रूममेट्स के लिए गिफ्ट पेश किए। उसने डॉसन को हाई प्रीस्ट की लाइट से ब्लेस किया और ब्रूच गिफ्ट किया था, जिसे देखकर ही डॉसन तो काफी ज्यादा खुश हो गया। साथ ही जॉर्ज लिन को बताने लगा कि मैं तुम्हारी फैमिली की ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स की कहानियां सुनकर ही बड़ा हुआ। सच बताओ तो तुम्हारे एंसेस्टर मेरे लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। तो अब लिन भी जॉर्ज ने दिया हुआ गिफ्ट चेक करता है। वेल उसने देखा कि जॉर्ज ने उसे मैजिक सेंसिंग क्रिस्टल दिया है। वो लिन को बताने लगा कि इसकी मदद से तुम अपनी मैजिकल पावर्स और स्पिरिचुअल एनर्जी को कभी भी चेक कर सकते हो। जो देखकर लिन तुरंत ही उसे थैंक्स बोलने लगा। वो कहता है कि मुझे ऐसे ही किसी ट्रेजर की जरूरत थी जिसमें मैं अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकूं। और अब लिन अपनी मैजिकल फोर्स को उस क्रिस्टल के साथ चैनल करता है, जिससे उसके रूममेट्स भी हैरान हो गए थे। उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास तो विंड एंड अर्थ का ड्यूअल एलिमेंट है। दरअसल इन्होंने अभी तक लिन के फायर एलिमेंट को नोटिस ही नहीं करा था। साथ ही मास्टर डिलॉन भी ड्रैगन रिंग से बाहर आकर लिन को बताते हैं कि तुम जल्दी ब्रेक थ्रू करने की कगार पर हो। तभी इनका एक और रूममेट वहाँ पर पहुँच जाता है। वेल इसका नाम था रेनॉल्ड डंस्टन और उसके साथ जो एल्डर आए थे उन्हें देखते साथ ही मास्टर डिलॉन रिंग में वापस चले गए, क्योंकि उन्हें शक था कि ये बंदा उनकी प्रेजेंस को सेंस कर पा रहा। इधर बेचारा रेनॉल्ड तो तूफान का दूसरा नाम था। ये जहाँ भी पाँव रखेगा वहाँ पर तोड़फोड़ कंफर्म है। डॉसन उससे कहने लगा कि भाई तुम तो फायर एलिमेंट मेज हो, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लैन से बिलोंग करता। मेरे ख्याल से तुम ओब्रायन एम्पायर से हो। जिस पर रेनॉल्ड कहने लगा हाँ बिल्कुल, मैं वहाँ की वॉरियर क्लैन का मेंबर हूँ। और अब रेनॉल्ड के ग्रैंडपा भी इन सभी को गुड बाय बोलकर वहाँ से रवाना हो गए। इधर लिन ने देखा कि बेबी उसके कंधे से अचानक से गायब हो गया। दरअसल वो इनके लिए जो दावत अरेंज की हुई थी उसे चट करने में बिजी था। और अब जैसे रेनॉल्ड की उस पर नजर पड़ती है वो तुरंत ही समझ गया कि ये तो डिवाइन बीस्ट शैडो माउस है, इसलिए वो तुरंत ही अपने फायर एलिमेंट से उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। मगर बेबी ने उसे काफी अच्छे से चकमा दिया और फाइनली लिन अर्थ स्पाइक का इस्तेमाल करके इस चेस को फिनिश कर देता है। बाद में रेनॉल्ड को पता चला कि शैडो माउस तो लिन का दोस्त है, इसलिए वो तुरंत ही उससे माफी मांगने लगा। खैर लिन को जितने भी बंदे मिले वो काफी ज्यादा फ्रेंडली थे और लिन भी इसके लिए खुश है, वरना अकेडमी में गुजारा करना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। अब अगले ही दिन से इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। वेल यहाँ पर कुछ मैजिकल फेदर्स की मदद से इन्हें विंड एलिमेंट को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। तभी मास्टर डिलॉन से बताने लगे कि देखो वो लड़की काफी अच्छे से विंड एलिमेंट को कंट्रोल कर पा रही, जब तुम भी लगातार प्रैक्टिस करोगे तो उसके जैसे ही फ्लुएंट बन जाओगे। और उतने में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग विंड पावर पहुँच जाती है। उसने तो आते साथ ही उस बंदे को क्लासरूम से बाहर फेंक दिया, जो कि प्रैक्टिस करने की बजाय क्लास में सो रहा था। दरअसल इनके टीचर यहाँ पर पहुँच गए हैं और इसका नाम था ट्रियन और ये खुद इस अकेडमी का स्टूडेंट भी है। ट्रियन इन सबको बताने लगा कि मैं तुम्हें विंड एलिमेंट मैजिक कोर्स सिखाने वाला हूँ। विंड एलिमेंट सिर्फ दो ही चीजों के लिए फेमस है, एक तो है इसकी स्पीड और दूसरी तबाह कर देने वाली अटैकिंग पावर। तो आज हम अपने पहले चैप्टर विंड ब्लेड पर फोकस करेंगे। और अभी सभी लोग ट्रायन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर विंड ब्लेड को क्रिएट करने की कोशिश करने लगे। और थोड़ी देर में ट्रायन ने अपनी एनर्जी का यूज करके वहाँ मौजूद हर एक फेदर को स्लिट कर दिया। तभी उसकी नजर पड़ी उस बंदी पर जिसकी मास्टर डिलॉन ने तारीफें की थी, तो तुरंत ही उस बंदी को सामने बुला लेता है। वेल इसका नाम है लियान और उसने आते साथ ही अपनी विंड एनर्जी को काफी तेजी के साथ रिलीज करना शुरू कर दिया। साथ ही वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही थी, तो ट्रायन ने तुरंत ही उसे रोकने का हुक्म दिया। वो उससे कहने लगा कि शायद तुम दीशी की सिस्टर हो, मैं क्लास में पढ़ा रहा था और तुम अपनी एनर्जी पर फोकस कर रही थी। इससे ये बात साबित होती है कि तुम काफी ज्यादा एरोगेंट और नैरो माइंडेड हो। तुम्हारे जैसे लोग मैजिक की असली डेप्थ को कभी समझ नहीं पाते। और फिर ट्रायन वहाँ मौजूद फेदर्स का यूज करके उस पर अटैक करने की फिराक में था, मगर वो बस उसे डराना चाहता है। साथ ही वो उसे जानबूझकर उसके भाई के नाम से पुकार रहा था, यानी कि इस बंदी की खुद की कोई औकात नहीं। जिसके बाद ट्रायन सबको बताता है कि हमारे अकेडमी में हर सेमेस्टर के बाद मैजिकल टूर्नामेंट की जाती, तो अगर तुम लोग ये दिखाना चाहते हो कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो तो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करो। यहाँ क्लासरूम में शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं। और अब अगले सीन में हम लिन को देख पाते हैं, जो कि प्रैक्टिस करने के लिए एकांत में आ चुका था। मगर तभी वो मास्टर डिलॉन को समन करके उन्हें बता देता है कि मैं इस अकेडमी में अपने 10 साल जाया नहीं करना चाहता, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अर्थ एलिमेंट क्लास को पूरी तरह से स्किप करके बस विंड एलिमेंट क्लास पर फोकस करूंगा। तो एल्डर भी इसके लिए राजी हो गए। जिसके बाद वो लिन से कहने लगे कि देखो मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही, तो बिल्कुल मुझे डिस्टर्ब मत करना। और उतने में लिन ने देखा कि वहाँ पर कई सारे विंड स्लैशेस से अटैक हो रहे।
दरअसल लियान अपना सारा गुस्सा चट्टानों पर उतार रही थी। वो कहती है कि लोग हमेशा मुझे मेरे भाई के नाम से जानते आ रहे, मेरी अपनी तो कोई पहचान नहीं। और तभी उसकी नजर पड़ी लिन पर। वो लिन से गुस्से में पूछती कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, कहीं तुम भी मेरा मजाक तो नहीं उड़ाना चाहते। तो लिन उसे बताता है कि रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो कोई तुम्हें ऐसे ही नहीं देगा, तुम्हें लोगों की रिस्पेक्ट को अर्न करना पड़ेगा। और इतना कहते साथ ही वो वहाँ से रवाना हो गया। अब लिन ने अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करना शुरू कर दिया था। वो एक पल भी फालतू की चीजों में गवाना नहीं चाहता। वो रात भर प्रैक्टिस करता और दिन में अकेडमी के लेक्चर्स को अटेंड करता। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। कभी कभार वो अपने दोस्तों के साथ भी एंजॉय कर लेता। लगातार मेहनत करने की वजह से लिन की पावर अब काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगी। वो अर्थ एंड फायर एलिमेंट को बड़े ही बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर पा रहा था। और फिर उसकी पावरफुल एनर्जी से बड़ी सी क्लिफ पर भी क्रैक्स पड़ गए। मास्टर डिलॉन तो उसकी इस प्रोग्रेस को देखकर ही काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। वो लिन से कहते हैं कि तुम तो लेवल 2 पर पहुंच चुके हो। मगर लिन बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो कहता है कि मैंने पूरा 1 साल बिना रुके लगातार मेहनत करी और ये सब करके भी मैं बस लेवल 2 पर ही पहुंच पाया। अभी भी मंजिल मुझसे काफी ज्यादा दूर है। जिस पर एल्डर कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी इस प्रोग्रेस को कोई बीट नहीं कर सकता। वेल टीचर ट्रायन भी लिन की इस प्रोग्रेस पर काफी दिनों से नजर रखे हुए था और फाइनली वो समझ गया कि लिन एक ट्रू जीनियस है। इसलिए अगले दिनों लिन से कहने लगा कि तुम अकेडमी के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे। तो लिन कहता है कि मैं इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। तो ट्रायन उससे कह रहा था कि बच्चे मैं तुमसे पूछ नहीं रहा बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ कॉन्टेस्ट में हिस्सा ही नहीं लेना बल्कि फर्स्ट प्लेस भी हासिल करना है। तुम्हें पता ही होगा कि इस कॉन्टेस्ट में जीतने के बाद तुम्हें लग्जरियस रूम मिलेगा। तभी लिन उनसे पूछने लगा कि क्या यहाँ पर कोई कैश प्राइज है, जिस पर ट्रायन ने मना कर दिया। तो लिन कहता है ठीक है, फिर मैं भी कॉन्टेस्ट में सहभागी नहीं होना चाहता। उतना टाइम तो मैं अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करूंगा। और अब वो दिन आ चुका था जहाँ पर अर्न्स अकेडमी में एनुअल कॉन्टेस्ट होगा और इनका ही रूममेट इस कॉन्टेस्ट की अनाउंसमेंट कर रहा था। उसने पहले मुकाबले के लिए यांग और लाइतो को डायस पर बुला लिया। यांग तो वहाँ आते साथ ही अपने ओपोनेंट का मजाक उड़ाकर उसे जलील कर रहा था। जो देख डॉसन कहता है कि शायद यांग सेकंड लेवल पर पहुंच चुका होगा, इसलिए तो इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रहा। वहीं पर रेनॉल्ड कहता है कि सेकंड लेवल को अचीव करना काफी ज्यादा मुश्किल है। आमतौर पर सेकंड लेवल ऑफ मेज पर जाने के लिए 2 सालों का वक्त लग जाता। उतने में डॉसन लिन से पूछता है कि मेरे भाई सच बताना, क्या तुम सेकंड लेवल पर पहुंच गए हो? तो लिन ने भी इसका हाँ में जवाब दिया। अभी सुनते साथ ही दोनों बंदे काफी ज्यादा शॉक हो गए। वो कह रही थी भाई तुमने तो 1 साल में ही सेकंड लेवल को अचीव किया है, अब जल्दी से डायस पर जाके उस यांग को मजा चखाओ, तुम्हें तो ये करना ही होगा। मगर लिन ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था सीनियर मैं इस कॉन्टेस्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से निकल पड़ा। उसके दोस्त पूछ रहे थे कि अब तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर लिन कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए ताकि जल्दी लेवल 3 ऑफ मेज पर पहुँच सकूँ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।